Welcome back dear students. So let us study today nitric acid. नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए हैं. आज नाइट्रिक एसिड देखते हैं. सी बेसिकली नाइट्रोजन के और भी ऑक्सी एसिड्स हमको मिलते हैं, जैसे कि हाइपोनाइट्रस एसिड है H2N2O2, नाइट्रस एसिड HNO2 एंड नाइट्रिक एसिड. Nitric acid and pernitric acid is also there, but nitric acid is the most important one. Other acids are unstable and they exist only in solution. तो सबसे पहले HNO3 को पढ़ते हैं. नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला यू नो वेरी वेल. प्रिपरेशन क्या है नाइट्रिक एसिड को किस तरह से बनाया जा सकता है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है जो कि लार्ज स्केल पर इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड रहेगा. सभी टाइप की इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल ड्रग इंडस्ट्री, मेडिसिन जो फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, वारफेयर इंडस्ट्रीज हैं, फूड इंडस्ट्रीज हैं, कहीं ना कहीं कि डिफरेंट पॉलीमर इंडस्ट्रीज हैं. तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाइट्रिक एसिड एंड इट इज़ अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल. बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इनफैक्ट ये सल्फ्यूरिक एसिड से भी ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एसिड है. ऑक्सीडाइजिंग एसिड की कैटेगरी में इसका नंबर ऊपर आता है, ठीक है. और ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसलिए ये इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पर बनाया जाता है. फर्स्ट प्रिपरेशन इसका जो है वो फर्स्ट प्रिपरेशन इसमें आएगा इलेक्ट्रिक आर्क मेथड. ओके, फर्स्ट मेथड इज इलेक्ट्रिक आर्क मेथड which is also known as Birkeland-Eddy method. राइट, Birkeland-Eddy मेथड. तो कैसे बनाते हैं इसको, ये प्रोसेस हमने देखी हुई है. नाइट्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन से हाई टेम्परेचर पे कराया जाता है बाय गिविंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एंड टेम्परेचर विल बी 3000 डिग्री सेल्सियस. एट दैट टेम्परेचर नाइट्रोजन कंबाइंस विद oxygen to form NO. नाइट्रोजन combines with oxygen to form NO. ये रिएक्शन कैसी होगी बेटा, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगी. यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तब ये रिएक्शन होगी. तो आप देख ही रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है इसको. तो NO का फॉर्मेशन इट्स हाई एनर्जी पे किया जाता है. एंड आफ्टर देन इन सेकेंड स्टेप दिस NO का फॉर्मेशन होते ही सारे काम इजी हो जाता है. जो नाइट्रस ये है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये इजीली ऑक्सीडाइज की जा सकती है. इसको हम थोड़ा हीट करें तो ये इमीडिएटली NO2 में ऑक्सीडाइज हो जाती है. नाइट्रोजन +2 से कहाँ चली गई, +4 में. नाउ NO2, यू नो कि NO2 को हम वाटर में डिजोल्व कर सकते हैं. ये एसिडिक ऑक्साइड है, मिक्स्ड एनहाइड्राइड बोलते हैं. वाटर में जब आप इसे डिजोल्व करेंगे देन इट फॉर्म्स HNO3 प्लस HNO2. क्या बनाएगी, मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स. तो मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स बन गए ये, एक +5 में और एक कहाँ गया, +3 में. सो फ्रॉम +4. सो दिस रिएक्शन, दिस स्टेप इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. डिसप्रपोर्शनेशन भी है और रिडॉक्स भी है, ठीक है. तो ये नाइट्रिक एसिड जब इस तरह से बना है, अब क्या होगा, अभी इसमें कुछ परसेंट, जैसे कि सपोज 50% 60% नाइट्रिक एसिड बन गया, तो रिमेनिंग जो नाइट्रस एसिड है उसका क्या, तो एक्चुअली HNO2 बहुत अनस्टेबल होता है. तो ये भी फर्दर ऑन स्टैंडिंग ये डिसप्रपोर्शनेट हो जाएगा. नाइट्रोजन +3 से किस में जाएगा, ये +5 में HNO3 बना देगा. +5 में जा रहा है एंड इट प्रोड्यूस NO निकल जाती है एज साइड प्रोडक्ट एंड वाटर, ठीक है. तो ये पूरा प्रिपरेशन उन्होंने यूज़ किया. ये वही मेथड उन्होंने नेचर को देखा, नेचर में एसिड रेन किस तरह से हो रही है, नेचर में नाइट्रिक एसिड कैसे बन रहा है. तो थंडर स्टॉर्म में, लाइटनिंग में, बहुत हाई टेम्परेचर क्रिएट होने पर नाइट्रोजन डिसोसिएट होती है और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर इसी तरह से NO बनाएगी. यही NO फिर ऑक्सीडाइज हो जाती है. एयर में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडाइज होकर NO2 में कन्वर्ट होती है. ये NO2 वाटर ड्रॉपलेट्स, क्लाउड्स के वाटर ड्रॉपलेट्स से कंबाइन होकर नाइट्रिक एसिड बना देती है, ठीक है. ये डिसप्रपोर्शनेशन होगा इसी तरह से. एंड इस तरह की जब रेन होती है तो इसी को हम बोलते हैं एसिड रेन. तो ये नेचर से ही उन्होंने ये रिएक्शन जो है फाइंड किया और इसको जो है फिर लैब में बनाकर देखा. तो ये इंडस्ट्री में ये प्रोसेस यूज की जाती है. बट
there is a problem what that this reaction required a very high temperature, which is very difficult to maintain in laboratory and very difficult to handle also. So second easiest method find किया scientist ने, that is Ostwald's process. बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाती है. इम्पॉर्टेंट इसलिए बहुत अच्छा इन्वेंशन था, बहुत अच्छी डिस्कवरी थी ओसवाल्ड की कि उन्होंने इस रिएक्शन को नाइट्रिक एसिड जो इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड है, इम्पॉर्टेंट है, इसको बनाने के लिए हमें एक ईजियर मेथड, कन्वीनियंट मेथड दिया जिसमें कैटलिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिला. और अमोनिया से सिंपल रिएक्शन, अमोनिया का ऑक्सीडेशन किया गया. अमोनिया का ऑक्सीडेशन प्लैटिनम गॉज की प्रेजेंस में करते हैं. गॉज मींस वायर नेटवर्क. फाइन. तो प्लैटिनम गॉज लेते हैं तो नाइट्रोजन -3 से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देती है, NO बना देती है. NO में नाइट्रोजन आ गया +2 में. ओनली फर्स्ट स्टेप इन ओसवाल्ड प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम बर्कलैंड ED मेथड. दोनों मेथड्स में एक ही ये डिफरेंस आ रहा है. फर्स्ट मेथड ये जो इजी कर दिया, इसका नियरली 750 डिग्री सेल्सियस पर, कितना 750 डिग्री सेल्सियस पर ही ये रिएक्शन हो गया. सोच लो आप, कहाँ 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कहाँ 750. कैटलिस्ट का रोल समझ में आ गया होगा. जैसे कि अगर सिंगल हैंडेड स्टडी करते हैं आप लोग स्टूडेंट्स, हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली बहुत काम आती है, मेहनत करते हैं, लेकिन वहीं पर जब किसी टीचर का थोड़ा गाइडेंस मिल जाता है तो थोड़ी कि कुछ ऐसा आपको एक सिस्टमेटिक पैटर्न पता चल जाता है जिससे कि स्टडी इजी हो जाती है और आप सक्सेस तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं. तो रोल ऑफ कैटलिस्ट हमें यहाँ देखने को मिला. इसी तरीके से अब ये जो NO का फॉर्मेशन हुआ है, this NO second step is same in both methods, Ostwald as well as Birkeland ED. It gets oxidized to NO2. This NO2 then dissolved in water so that it disproportionate and it forms nitric acid. Nitric acid plus HNO2. HNO2 is unstable. देखिए यहाँ भी डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ है, तो ये वही रिएक्शन है. HNO2 डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा और डिस्प्रपोर्शनेट होके ये फिर से नाइट्रिक एसिड अपने आप बन जाता है उधर, और रिमेनिंग भी और NO इसमें एज अ साइड प्रोडक्ट बनेगी. +2 में नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन भी देख लीजिए, +3 से +5 एंड +2 एंड वाटर. तो बहुत ईजिली इस तरह से नाइट्रिक एसिड का मैन्युफैक्चर लार्ज स्केल पे किया जाता है. दिस इज मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड. ठीक है. और लेबोरेटरी में लैब मेथड बहुत इजी है. किसी भी नाइट्रेट सॉल्ट को अगर आप लेते हैं और नाइट्रेट सॉल्ट पर अगर आप एसिड ऐड करेंगे, H2SO4 ऐड कर दीजिए, तो वो उसका वॉलेटाइल प्रोडक्ट HNO3 बन जाएगा, वॉलेटाइल एसिड प्रोडक्ट बन जाएगा. ठीक है. तो ये प्रिपरेशन मेथड एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए बेटे. Done. Now next. So this is about preparation of nitric acid. And what's next? तो इसकी properties देखते हैं. देखिए properties. See, nitric acid is also known as aqua fortis. It is known as aqua fortis. इसको aqua fortis क्यों कहा गया है? Appearance ये water जैसा होता है. Appearance किसके जैसा होगा? Water के जैसा. दिखने में पानी जैसा लगता है नाइट्रिक एसिड, बिल्कुल. तो aqua fortis भी इसको कहते हैं. But it means very strong water. इसका मतलब क्या है? Very strong water. It is not water. It is acid. It looks like water and it is very strong water. और बहुत ज़्यादा कोरोसिव एक्शन है नाइट्रिक एसिड का. क्या कोरोसिव एक्शन है? अगर हमारी स्किन पर गिर जाता है सो इट कॉजेज पेनफुल सोर्स इन द स्किन. सल्फ्यूरिक एसिड अगर गिरता है तो स्किन जलती है, ब्लैक पड़ जाएगा आपको उधर स्किन का, लेकिन ये सीधे पूरा एक पर्टिकुलर पोर्शन ही डिसॉल्व कर लेगा. तो ये बहुत खतरनाक एसिड है. सो हैंडल विद केयर इन लेबोरेटरी. नेक्स्ट इज नाउ it is known as aqua fortis. Then ये भी लिख लीजिए. it causes painful sores
on skin, that is highly corrosive. And next one, nitric acid, you know कि ये प्योर HNO3 जो होता है, प्योर HNO3 कलरलेस होता है with a bluish tinge, it's colorless, right? But रखे लैब में नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज भी हो जाता है और ये येलो कलर एक्वायर करेगा, बट एक्वायर येलो कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NO2 in presence of sunlight. ओके, तो ये एक कंप्लेंट कई बार बहुत आती है। एक्चुअली देखिए ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रेशन। बेंजीन पर अगर हमें नाइट्रेशन करना है, नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या लेते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, और वो दोनों खतरनाक एसिड मिलाए जा रहे हैं तो कोल्ड में मिलाए जाते हैं, मींस आइस बाथ प्रिपेयर किया जाता है, उसमें रखते हैं, दोनों एसिड को कूल करते हैं, तब मिक्स करना है। तो यहाँ देखिए कि कई बार साइंटिस्ट लगा हुआ है और यू नो कि नाइट्रेशन किया लेकिन यील्ड ही नहीं आया, प्रोडक्ट नहीं बना, और या बना तो बहुत बहुत कम बना, बहुत एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा कम। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन नहीं हुई, इतनी मेहनत बेकार गई। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए पहले से ही ध्यान देखना है कि वो नाइट्रिक एसिड प्योर है या नहीं। प्योर HNO3 यू शुड टेक, इट शुड बी कलरलेस। अगर वो ब्राउन कलर एक्वायर दिख रहा है आपको उसमें, तो इट मीन्स नाइट्रिक एसिड वहाँ डिकम्पोज हो चुका है और NO2 उसमें बन चुकी है। NO जब वो डिकम्पोज होगा तो NO2 लिबरेट करेगा और वो NO2 ही उसमें थोड़ा थोड़ा डिजोल्व फॉर्म में रहती है। सो एज अ रिजल्ट इट एक्वायर्स येलो कलर। ठीक है, तो इसलिए नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रेशन लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन क्या हो अगर वो नाइट्रिक एसिड जो लैब में ब्राउन कलर की बोतल दिख रही है, अब क्या करें, क्या उसको फेंक दें, क्या वो बेकार हो गया? जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर हम इस HNO3 को जो डिकम्पोज हो चुका है, ठीक है, जिसमें NO2 है, तो डिकम्पोज HNO3 को अगर आप थोड़ा सा वार्म कर देते हैं 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पर, तो फिर ये कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कलरलेस। वापस इट मीन्स जब हमने इसको वार्म किया, हीट कर रहे हैं, वार्म मीन्स सिर्फ 60 डिग्री, एसिड को खतरनाक है, उसको हमें हीट करना बहुत डेंजरस होगा, बट स्लो टेम्परेचर पे उसको हीट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जो है स्लोली उसको हीट करना है 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पे, तो जितनी भी NO2 उसमें बनी थी वो रीडिजॉल्व हो जाती है और वो फिर से प्योर HNO3 बन जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। देन वी कैन conveniently use it in nitration or any other reaction, right? तो ये नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टी याद रहेगी। ये अच्छी, ये कुछ नॉलेज वाली बातें, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अब और क्या है नाइट्रिक एसिड की कोई और स्पेशल प्रॉपर्टी? यस, इट रिएक्ट्स विद प्रोटीन। ये टेस्ट भी रहता है प्रोटीन का। इट रिएक्ट्स विद प्रोटीन टू फॉर्म येलो कलर्ड कंपाउंड। येलो कलर्ड कंपाउंड बनेगा और वो येलो कलर्ड कंपाउंड बनता है ज़ैंथोप्रोटीन। उसको बोलते हैं ज़ैंथोप्रोटीन। ये पूछा जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये टेस्ट है मीन्स प्रोटीन्स का। तो प्रोटीन है, जैसे कि एग का कुछ पार्ट निकाल लेंगे, अगर उस पर आप 2 ड्रॉप्स ऐसे नाइट्रिक एसिड डाल दीजिए तो वो येलो कलर एक्वायर कर लेगा। तो क्योंकि उसमें प्रोटीन है, या कुछ भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें प्रोटीन है, तो वो जो है येलो कलर एक्वायर करता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके ये ज़ैंथोप्रोटीन कंपाउंड बन जाता है विच इज ऑफ येलो कलर। ठीक है, तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हो गई हैं नाइट्रिक एसिड की, आपने देखी। अब देखिए कि नाइट्रिक एसिड की केमिकल बिहेवियर क्या है, केमिकली किस तरह से ये रिएक्ट करेगा। ओके, सो सी केमिकल प्रॉपर्टीज, chemical reactivity. First of all, it acts as powerful oxidizing agent. Very powerful oxidizing agent nitric acid. Very powerful. बहुत strong oxidizing acid है। ठीक है, इसका oxidizing behavior कैसा रहेगा वो थोड़ा सा देख लीजिए। HNO3 का जब रिएक्शन होगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन ये NO2 बनाएगा,
NO2 plus H2O and it liberates nascent oxygen. तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है, ये नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन का काम रोल प्ले करेगी, फास्ट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फ्री ऑक्सीजन मिल रही है और रेडिश ब्राउन कलर गैस इवॉल्व होगी उस हर एक रिएक्शन में जहां पर भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ। सो रिमेंबर दिस, ये हमने यहाँ पर उसका बेसिक बिहेवियर समझ लिया कि नाइट्रिक एसिड नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो सामने रिड्यूसिंग एजेंट आया है उसे ऑक्सीडाइज कर देगी और नाइट्रिक एसिड हमेशा इटसेल्फ कन्वर्ट होगा मोर स्टेबल फॉर्म में, दैट इज NO2। तो NO2 रेडिश ब्राउन कलर साइड प्रोडक्ट हमेशा बनेगा इसमें, ठीक है। तो ये देखिए बेटा, फर्स्ट हम इसमें देखते हैं रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के साथ इसका बड़ा स्पेशल रिएक्शन है। आपको इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग पावर का एक थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा इस बात से कि अगर हम ये नॉन मेटल्स लेते हैं, कार्बन एलिमेंटल स्टेट में ले रहे हैं, किसमें ले रहे हैं, एलिमेंटल स्टेट में कार्बन लिया हमने, सल्फर फॉस्फोरस लिया P4 वाइट फॉस्फोरस, सल्फर ले लिया SH या फिर हमने आयोडीन ले लिया I2, ठीक है। 4 non-metals, these 4 reactions are very important also given in NCERT, तो वहाँ भी ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछी गई है, ध्यान दीजिए। अब क्या करेगा ये नॉन मेटलिक, आपने एलिमेंटल कार्बन लिया है तो एलिमेंटल कार्बन नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा। नाइट्रिक एसिड हमने इसमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड किया, तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इस एलिमेंटल कार्बन को जो 0 में है उसको ऑक्सीडाइज करके उसका ऑक्सी एसिड बना देगा। कार्बन डायरेक्टली +4 में चला गया, क्या किया उसने, उठा के सीधा उसको उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स छीन लिए और +4 में भेज दिया उसे, तो ऑक्सी एसिड बनेगा। और अब साइड प्रोडक्ट बता दो, आप खुद बता सकते हो भाई, जब वो ऑक्सीडाइज करता है तो इटसेल्फ किसमें कन्वर्ट होता है, NO2, तो इटसेल्फ NO2 बनेगी और प्लस वाटर, वाटर तो डेफिनेटली रहने वाला, ठीक है। व्हाइट फॉस्फोरस के साथ इसका रिएक्शन देखिए, व्हाइट फॉस्फोरस के साथ भी नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन छीनेगा, 0 में है फॉस्फोरस, +5 में लेकर जाएगा और +5 में लेकर जा रहा है तो फॉस्फोरिक एसिड बनेगा H3PO4 प्लस रेडिश ब्राउन कलर गैस NO2 इवॉल्व प्लस H2O, ठीक है। बहुत बहुत इजी रिएक्शंस हैं, बिल्कुल समझना आसान है, हमें हर एक केमिकल का बस नेचर समझना है कि वो सामने वाले का क्या बिगाड़ने वाला है और खुद किस में कन्वर्ट होने वाला है। सल्फर S8 या S लिखा हो खाली, तो HNO3 सल्फर यहाँ से 0 में है, इसको लेकर जाएगा और हाईएस्ट ऑक्सी एसिड बनाएगा, सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा +6 में एंड सेम प्रोडक्ट NO2 प्लस वाटर, राइट। What about iodine? Iodine is also, it is violet color gas, 0 में है तो नाइट्रिक एसिड इससे रिएक्ट करेगा। लेकिन आयोडीन का सबसे स्टेबल एसिड कौन सा होता है, हैलोजन फैमिली में आपने पढ़ा HiO3, HiO4 बनता है बट डिफरेंट मेथड से, डायरेक्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ ये I2 इससे रिएक्ट करके यहाँ पर HiO3 बना देगा, आयोडिक एसिड बनेगा, ये ध्यान रखना है, +5, +7 में नहीं जाएगा, ठीक है, +7 में बिल्कुल नहीं जाएगा, NO2 एंड वाटर। सो ये 4 रिएक्शंस नाइट्रिक एसिड की जो है नॉन मेटल से हो रही हैं, एलिमेंटल स्टेट में है मेटल और एलिमेंटल स्टेट से उसको डायरेक्ट उसका हाईएस्ट ऑक्सी एसिड बना दे रहा है। सो इट प्रूव्स दैट इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड। तो इसने प्रूव कर दिया इतनी रिएक्शन में, तो ये फास्ट नोट कर लीजिए बेटा। Yes dear students, so next reaction after non-metals के बाद हम metals के साथ ये reaction देखते हैं नाइट्रिक एसिड की, जो कि बहुत बहुत important है। मीन्स हम 10 टाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं इसके ऊपर, कितनी बार, 10 टाइम्स, ये इतनी इंपॉर्टेंट है और ये पूरी टेबल आपको मेमोराइज करनी ही है, ठीक है। आई विल हेल्प यू हियर कि कैसे कर सकते हैं हम इसको, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी ईयर का क्वेश्चन है ये, एवरी ईयर का, सो डू नॉट मिस दिस। नाउ सी,
आप देख रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड से वेरियस मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द रीजन? सी, सबसे पहले नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। मेटल्स की रिएक्टिविटी कि ई नॉट के बेसिस पर डिसाइडेड है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स जिस तरह से प्लेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, वेरियस कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड दैट वी आर टेकिंग, उसके बेसिस पे हम इसको जो है हमें देखने को मिला कि इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। बहुत सारे गैसियस, वेरियस गैसियस प्रोडक्ट्स यहाँ पर इवॉल्व हो रहे हैं। क्या होता है इसमें? फर्स्ट जो प्राइमरी एक्शन होता है यहाँ पर, जैसे ही नाइट्रिक एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो बड़ी ही तेजी से नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। इससे पहले कि वो नेसेंट हाइड्रोजन एस्केप आउट हो जाए, वो नेसेंट हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड को रिड्यूस करती है, और जब वो उसे रिड्यूस करती है तो वेरियस नाइट्रोजन वेरियस फॉर्म्स में जा रहा है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उसमें जा रहा है, इसीलिए डिफरेंट गैसियस प्रोडक्ट्स भी फॉर्म हो रहे हैं। और ये डिपेंड करेगा, ये जो कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन जो हम ले रहे हैं नाइट्रिक एसिड की। आप देख रहे हैं वेरिएबल कंसंट्रेशन है, और मेटल्स का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ई नॉट्स है, उसके बेसिस पर फिर टेम्परेचर कंडीशंस कैसी हैं, कंसंट्रेशन कंडीशन कैसी है, ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट रहेगा। नाउ सी, सबसे पहले देखिए वेरी डाइल्यूट HNO3, वेरी डाइल्यूट HNO3 अगर लेते हैं 6% ओनली, ठीक है, सिर्फ 6% नाइट्रिक एसिड लिया हुआ है, रेस्ट पूरा वाटर है, 6% HNO3 है उसमें। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं बेटे, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, कौन से? मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ये जो मेटल्स हैं ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? दे आर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन, ठीक है। आपको पता है कि मैग्नीशियम ये एल्काइल अर्थ मेटल है, रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। मैग्नीज की भी सिमिलर इनकी वैल्यूज आती हैं थोड़ी ई नॉट्स की, तो सिमिलर रिएक्शन शो कर रहे हैं, हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देंगे, बहुत डाइल्यूट है तो उससे हाइड्रोजन इमीडिएटली डिस्प्लेस हो जाएगा, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स दीज मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ सीधे हाइड्रोजन निकलेगी और कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? मेटल नाइट्रेट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीज है तो मैग्नीज नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है। तो MM से क्या बन रहा है? MM से हाइड्रोजन बन रही है। दो मेटल्स MM वाले जो हैं वो क्या निकाल रहे हैं? हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। पॉप साउंड, पॉप म्यूजिक प्रोड्यूस करते हुए हाइड्रोजन निकलती है, हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस विद अ पॉपिंग साउंड। तो आप ये अच्छा इसका बना सकते हैं, MM पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। MM मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, दे आर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन, ओके, विद which actually produces popping sound. So and हाइड्रोजन के लिए ये भी आ जाता है, एंड कभी कभी it burns with blue flame. सेकेंड देखिए आयरन, जिंक, टिन, आयरन, जिंक, टिन, अगर ये मेटल्स रिएक्ट करते हैं, टिन भी आ गया है इसमें, तो देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन जैसे नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुई है, बट नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया -3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक मेटल दिया जा सकता है। सपोज जिंक व्हेन रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3, सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन द प्रोडक्ट इज, याद रहे आप इस मेटल नाइट्रेट का प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा है वो आपसे, क्योंकि ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल नाइट्रेट यहाँ बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल नाइट्रेट बनेगा वहाँ पर तो G+5 में ही होगी नाइट्रोजन। अरे भाई वहाँ तो चेंज नहीं होगी ना, नाइट्रेट में +5 में ही है। तो कई बार बच्चे इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे कुछ महानुभावों ने ऐसा किया हुआ है। तो जो जो गलतियां आप लोग करते हैं उनसे सीख सीख के मैं आपको थोड़ा अलर्ट कर दी जाती हूँ यहाँ पर कि भाई यहाँ पे ये नाइट्रेट ये मत कर देना, इसका यहाँ तो कोई चेंज ही नहीं आया, जो प्रोडक्ट बना है वो ये है, अमोनियम नाइट्रेट बन रहा है। माइंड दिस, यहाँ पर कोई भी गैसियस प्रोडक्ट नहीं बना, एक्चुअली अमोनिया प्रोड्यूस हुई, जो नाइट्रिक एसिड को रिड्यूस किया तो अमोनिया प्रोड्यूस हुई है -3, और वो अमोनियम आयन इमीडिएटली बना लेती है एंड इसलिए सॉल्ट बन जाता है अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो वेरी डाइल्यूट के साथ जिनी फिनी, ये सिनी जो हैं ये वेरी डाइल्यूट के साथ क्या बना रहे हैं? अमोनियम नाइट्रेट बना रहे हैं। वेरी डाइल्यूट के साथ एक बात याद रखिए कि वेरी डाइल्यूट HNO3 जो है तो नाइट्रोजन की कोई भी ऑक्साइड नहीं बनेगी, सिंपल तरीके से याद रखिए, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ नाइट्रोजन की कोई भी ऑक्साइड नहीं बन रही है।
काम खत्म। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल आया, हाइड्रोजन बनेगी, और बाकी जो मेटल्स आए तो अमोनियम नाइट्रेट बन रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज +5 से -3 में हो रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब आ जाता है क्या, डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट, कोल्ड डाइल्यूट HNO3 के साथ ये रिएक्शन है। परसेंटेज कितना है, 20%। इंक्रीज हुआ कंसेंट्रेशन नाइट्रिक एसिड का, जब इंक्रीज हुआ है, पावर बढ़ गई नाइट्रिक एसिड की, तो वहां पर कि जब रिडक्शन होगा तो इतना लोअर नहीं जाएगा। तो ये आपको रिएक्शन अभी मैंने आपको बताई नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में, Ag हाजी Qg पिलाबाई डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नो 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 नो। कैसे याद रखोगे, Ag हाजी Qg पिलाबाई डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नो नो, मना कर देते हैं बिल्कुल। NO इवॉल्व होगी, कलरलेस गैस NO इज इवॉल्व एंड मेटल नाइट्रेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखिए NO बन रही है, कलरलेस गैस है बट पैरामैग्नेटिक गैस भी है। कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल नाइट्रेट अवश्य बनेगा, हर जगह कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल नाइट्रेट बनेगा ही बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ध्यान भी नहीं रखना है क्योंकि ये तो हम वैसे ही आइडिया लगा लेंगे। पूछेगा वो यही, क्योंकि यही वेरिएबल है कि कौन से गैसियस प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए, जिनी फिनी आर लाफिंग इन डाइल्यूट HNO3। ठीक है, जिनी फिनी ये क्या है, दीज आर आयरन एंड जिंक डाइल्यूट HNO3 के साथ लाफिंग गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस देखिए, +2 में आ गई है जब NO बनी थी, और +1 वाला बन रहा है N2O जब ये लाफिंग गैस में कन्वर्ट हुआ। तो मेटल नाइट्रेट बनेगा जिनी फिनी के साथ। जिनी फिनी आर वेरी वेरी जोवियल पर्सन्स, वेरी जोवियल मेटल्स, बहुत अच्छे खुश मिजाज हैं। तो नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर लाफिंग लाइक एनीथिंग। सो N2O बन रहा है इधर। तो याद रखिए, जिनी फिनी से क्या बनती है, लाफिंग गैस N2O। मेटल नाइट्रेट तो अवश्य बनेगा, वाटर भी अवश्य बनेगा। चलिए टिन की तरफ आते हैं। अब आ गया ये बेचारा टिन, और टिन को इतना अलग क्यों रखा है, नीचे खिसका दिया इसे। टिन महाशय ने अलग बिहेवियर शो किया। टिन के साथ अमोनियम नाइट्रेट ही बन रहा है, नाइट्रोजन -3 में आ गई है। ठीक है, लेकिन ये देखो, टिन मतलब टिन की एक साथ एक कॉमन बात याद रख ली हमने, चाहे वेरी डाइल्यूट हो चाहे डाइल्यूट हो, टिन महाशय हमेशा अमोनियम नाइट्रेट बनाएंगे एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनाएंगे, मेटल नाइट्रेट। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज +5 से -3 चेंज हो रहा है। ठीक है, +5 to +5, नेट जीरो मत लिख देना, +5 to -3 चेंज हो रहा है टिन के साथ। तो टिन वेरी डाइल्यूट में और डाइल्यूट में सिर्फ और सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। नाइट्रोजन की कोई ऑक्साइड से उसकी दोस्ती नहीं है, नाइट्रोजन की कोई भी ऑक्साइड टिन नहीं बना रहा है विद वेरी डाइल्यूट एंड डाइल्यूट। राइट, ये हो गया। अब आ जाइए, अब आता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कंसंट्रेशन HNO3 की और भी इंक्रीज कर दी गई है, 70% HNO3 है। तो आपको अभी मैंने बताया कि इसकी पावर ज़्यादा होगी, तब ये ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा हो गई, और अब दुनिया का कोई भी मेटल आएगा तो NO2 हमेशा बनेगी। अभी ये रेडिश ब्राउन कलर गैस ही इवॉल्व होगी। देख लीजिए, टिन के साथ भी NO2 ही इवॉल्व हो रही है, और कोई भी मेटल Ag Qg पिलाबाई जिनी फिनी टिनी कोई भी आ जाए, इन सब के साथ क्या बनने वाली है, NO2 बनने वाली है विद कंसंट्रेटेड HNO3। तो स्टूडेंट्स आपको परेशान नहीं होना है, जब भी कंसंट्रेटेड HNO3 लिखा है, क्या लिखा है, कंसंट्रेटेड, तो NO2 बनेगी, टिक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, NO2 ही बनेगा, वही आंसर है आपका। इसमें कुछ दिमाग पर जोर भी नहीं देना है, क्योंकि कंसंट्रेटेड HNO3 जब भी कोई रिडॉक्स रिएक्शन शो करेगा तो वो अपने मोर स्टेबल NO2 में कन्वर्ट होता है। ओके, एंड ये जो Ag Qg पिलाबाई जिनी फिनी है, इनसे मेटल नाइट्रेट बनेगा। टिन थोड़ा सा कहेगा मैं कुछ अलग भी बनाता हूँ, NO2 तो बना दिया, बट यहाँ पर इसका सॉल्ट बनने की जगह यहाँ इसका मेटास्टेनिक एसिड बन जाता है। क्या बनेगा, मेटास्टेनिक एसिड। ठीक है, सो दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको फास्ट नोट कर लीजिए, और जितने 7 स्टार 10 स्टार कितने भी देने हैं वो लगा लो, और उसको दिमाग में रखना
कि ये हमें एग्ज़ाम के टाइम तक ये पूरा हमें पूरा याद करके जाना ही है। इनफैक्ट पहले ही कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी मैं डेफिनेटली आपसे पूछने वाली हूँ, ठीक है। ओके, सो प्लीज़ नोट इट डाउन फास्ट। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इतनी बातें आप नाइट्रिक एसिड के बारे में याद रखिए। अब नाइट्रोजन हमने कंप्लीट कर लिया है। यस, तो नाइट्रोजन के बेटे सभी हमने कंपाउंड्स N2 अमोनिया, HNO3 एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये सभी कुछ अच्छे से स्टडी कर लिए, ठीक है। चलो बढ़िया, अब स्टार्ट करते हैं फॉस्फोरस। बहुत दिन हो गए फॉस्फोरस पर बात किए हुए, तो फॉस्फोरस स्टडी करेंगे। फॉस्फोरस में भी बहुत कुछ पढ़ने को है, ठीक है। दोनों एलिमेंट, मतलब मुझे लगता है ये इस केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स जो है उसमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े ही इंटरेस्टिंग, एक ही ग्रुप के दो एलिमेंट्स इतने ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए। फॉस्फोरस के फर्स्ट ऑफ ऑल हमको स्टडी करने हैं एरोट्रॉप्स, ठीक है। फर्स्ट हम क्या स्टडी करेंगे, एरोट्रॉप्स। बिगनिंग में स्टार्ट में हमने चैप्टर में एरोट्रॉप्स डिस्कस किए हैं, आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और फिर फॉस्फोरस की ऑक्साइड्स पढ़नी है, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एंड लास्ट कंपाउंड, छोटा मोटा कंपाउंड फॉस्फीन। सो दैट्स ऑल अबाउट नाइट्रोजन फैमिली। इतने टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। चलिए, एरोट्रॉप्स फॉस्फोरस के कौन कौन से हैं बेटे, वाइट और येलो फॉस्फोरस। वाइट और येलो फॉस्फोरस जिसको हम P4 के नाम से जानते हैं, P4 फॉर्मूला रहेगा उसका। दूसरी फॉस्फोरस मिलेगी हमको रेड फॉस्फोरस, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। और नेक्स्ट आएगी ब्लैक फॉस्फोरस। नेक्स्ट इज व्हाट, ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये 3 एलोट्रॉप्स फॉस्फोरस के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं। चलिए, वाइट फॉस्फोरस, वाइट और येलो P4, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले कैसी है ये तो कलर्ड भी है, यूजुअली वाइट रहती है बट एक्सपोजर टू एयर में ये येलो कलर एक्वायर कर लेगी, वाइट फॉस्फोरस। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, IIT ने पूछा हुआ है। तो इसमें 6 pp बॉन्ड प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है इसका, ठीक है। लोन पेयर ऑन ईच फॉस्फोरस, हर फॉस्फोरस के ऊपर इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है। एंड दिस pp बॉन्ड एंगल is 60 degree, that makes this molecule highly reactive. Hybridization state sp3 है, तो required bond angle होना चाहिए, required कितना, required होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स, और actual bond angle इसमें आ रहा है कितना, 60 डिग्री, राइट। तो आप देख रहे हैं कि 49 डिग्री 28 मिनट्स का इसमें डेविएशन है। कितना डेविएशन है, एंगल डेविएशन 49 डिग्री 28 मिनट्स का डेविएशन है। देयरफॉर हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल, हाईली स्ट्रेन्ड, कैसी है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्ड है, एंड बहुत बहुत रिएक्टिव भी है, ठीक है। इट कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली, राइट। वाइट फॉस्फोरस कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली, catches fire spontaneously at 32 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर चाहिए इसको कितना, 32 डिग्री सेल्सियस इसका इग्निशन टेम्परेचर है। सो दैट्स व्हाई इट इज स्टोर्ड इन वाटर। इसको किस में स्टोर करके रखते हैं, वाटर में स्टोर करते हैं। कई बार जो साधु महात्मा हैं वो इस तरह का, कुछ लोग जो फ्रॉड है, एक्चुअल साधु महात्मा की बात नहीं हो रही, कुछ जो कोई परेशान करना चाहते हैं तो वाइट फॉस्फोरस अपने उसमें रखते हैं और बैग में से निकाल के ऐसे हवा में उछाल देंगे तो गांव के आग पकड़ लेता है, वो फॉस्फोरस रहता है, तो लोग सोचते हैं अरे चमत्कार हो गया, ठीक है। तो ऐसा भी रहता है। तो वेल, वाइट फॉस्फोरस P4 वेरी वेरी रिएक्टिव,
अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर 32 से ऊपर है तो एयर में आप जैसे उसको एक्सपोजर में रखेंगे तो वो फायर कैच कर लेगा, ठीक है। और क्या है, वाइट रिएक्टिविटी का रीजन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत देखो 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए, 60 डिग्री आ रहा है तो बहुत ज़्यादा तनाव है इस मॉलिक्यूल में। अब ये वाइट फॉस्फोरस का इसकी जो रिएक्टिविटी है वाइट फॉस्फोरस की, कि ये देखिए जब लिमिटेड सप्लाई में ऑक्सीजन रहता है तो लिमिटेड सप्लाई में वाइट फॉस्फोरस फायर कैच करेगा और ये P4O6 बना लेता है। और अगर ये वाइट फॉस्फोरस एक्सेस ऑक्सीजन में रिएक्ट करता है, एक्सेस O2, देन इट फॉर्म P4O10, ओके। तो ये जब इन ऑक्साइड्स का, फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हुआ तो बहुत ज़्यादा स्मोक निकलती है और ब्राइट ल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस होता है, बहुत चमक के साथ, बहुत ज़्यादा चमक के साथ ये ऑक्साइड्स बनते हैं और बहुत ज़्यादा धुआं स्मोक भी निकलेगा। तो ये रिएक्शन यूजुअली शमशान में देखने को मिलती है, ग्रेवयार्ड्स में। अभी कोई गया नहीं होगा, रात में कभी अगर जाएं, कोई उसके नियर बाय पास हो रहा हो और किसी न्यूली फ्रेशली बर्न बॉडी से जो कभी कभी जो आग बुझ चुकी है लेकिन वो अचानक से कि फायर कैच कर लेता है, तो अचानक से फायर कैच करेगा एकदम ऊपर और धुआं निकलने लगा बहुत सारा, तो हार्ट अटैक आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि सोचेंगे कि भाई भूत आ गया, बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली जो बोन्स हमारी मेड हैं किसकी, कैल्शियम फॉस्फेट की। कैल्शियम फॉस्फेट वो हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज होके वो जब सिंपलर फॉर्म में आ रहा है वाइट फॉस्फोरस में, और ये वाइट फॉस्फोरस अगर कि एयर के कांटेक्ट में आ जाती है तो फायर कैच करेगी और ये P4O6 एंड P4O10 का फॉर्मेशन कर लेती है। तो ये ब्राइट ल्यूमिनेसेंस वाला फिनोमिना देखने को मिलता है विद लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक ऑल्सो। सो दिस, ये एक एग्जाम्पल याद रखना, इसकी रिएक्टिविटी से भी समझ में आएगा, तो डरना नहीं है आपको इसमें। खैर, और दूसरी बात है कि वाइट फॉस्फोरस फॉस्फोरिजेंस शो करता है, इट शोज फॉस्फोरिजेंस। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है वाइट फॉस्फोरस की, राइट। तो ये वो प्रॉपर्टीज मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, नोट्स में आपको मिलेंगे पॉइंट्स, एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स है सारे, एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन फिर भी देखिए। तो फॉस्फोरिजेंस फिनोमिना, इट ग्लोज इन डार्क, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट ग्लोज इन डार्क। तो इसलिए इसको टीवी स्क्रीन्स पर यूज किया जाता है। ये जो फॉस्फोरेसेंस मटेरियल है वाइट फॉस्फोरस, इट इज ऑल्सो यूज्ड ऑन टीवी स्क्रीन्स, ठीक है। तो वहाँ भी यूज होता है, एंड कई जगह जो ग्लोइंग सर्फेसेस है वहाँ पर भी वाइट फॉस्फोरस यूज होता है। एक वो आपसे पूछेंगे, इट इज रेड, विच फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, विच एलोट्रॉप ऑफ फॉस्फोरस इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड की बात हो रही है तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पूछ रहे हैं, तो इट इज रेडिली soluble in carbon disulfide CS2, that is ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वाइट फॉस्फोरस डिसॉल्व हो जाता है बट रेड फॉस्फोरस इनसॉल्युबल रहता है। ये पॉइंट आ चुका है प्रीवियस एग्जाम में, तो इसलिए थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी याद रखनी है हमें इसकी। दूसरा कि ये पॉइजनस है, इट इज पॉइजनस, और इसका ऑर्डर भी है, ये गार्लिक ऑर्डर है इसका, जैसे गार्लिक का स्मेल आता है जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है, तो फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस एलोट्रॉप का गार्लिक ऑर्डर है, ठीक है। ये गार्लिक ऑर्डर भी है, एंड इट इज यूज्ड एज रेड पॉइजन। चूहे मारने की जो दवा आती है बेटा, मेडिसिन जो आती है चूहे मारने की, रेड पॉइजन, वो वाइट फॉस्फोरस ही यूज किया जाता है, ठीक है, वहाँ पर। तो ये वाइट फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये कैसा है, इट कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली एट 32 डिग्री सेल्सियस, इसलिए इस एलोट्रॉप को वाटर में स्टोर करके रखेंगे। एयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके दोनों टाइप की ऑक्साइड्स बना सकता है, और विद लॉट ऑफ स्मोक फॉस्फोरिजेंस शो करता है। तो फॉस्फर मटीरियल है ये, used as red poison also because it is toxic। याद रहे ये पॉइजनस है, दूर रहना है इससे। गार्लिक ऑर्डर भी है इसका, कैसा ऑर्डर है, गार्लिक ऑर्डर है। रेडिली सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, रेड फॉस्फोरस एंड वाइट फॉस्फोरस को डिफरेंशिएट करने के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ठीक है। और एक इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वाइट फॉस्फोरस की, दैट P4 व्हेन रिएक्ट विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ,
भाई ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि 10 बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लो इसके ऊपर भी। ये पता नहीं आईआईटी की फेवरेट रिएक्शन है ये। व्हाइट फॉस्फोरस NaOH में डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है और डिसप्रपोर्शनेट होके NaH2PO2 बनाएगा एंड फॉस्फीन प्लस वाटर, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन क्या हुआ, 0 से फॉस्फोरस +1 में जा रहा है एंड -3, 0 से +1 एंड -3 में जा रहा है। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ये, इसी बात को बार बार पूछा है उन्होंने, डिसप्रपोर्शनेशन है एंड रेडॉक्स रिएक्शन भी है। अच्छा, इसमें ये जो फॉस्फीन बन रही है ये पॉइजनस गैस है, ध्यान रहे। फॉस्फीन कैसी गैस है बेटे, पॉइजनस गैस है। फॉस्फीन की प्रॉपर्टी, फॉस्फोरस 0 से +1 एंड -3, दिस कंपाउंड का नेम याद रखें आप, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट है। ये क्या है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, ठीक है, NaH2PO2 एंड दिस रिएक्शन इज नॉट शोन बाय रेड फॉस्फोरस। तो हमें जब व्हाइट और रेड को डिस्टिंग्विश करना है तो हम इस रिएक्शन से कर सकते हैं, क्योंकि व्हाइट फॉस्फोरस NaOH में रिएक्ट कर जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन NaH2PO2 बनाएगा, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड एंड फॉस्फीन, बट रेड फॉस्फोरस डू नॉट रिएक्ट विद NaOH, ठीक है। तो ये इतनी बातें व्हाइट फॉस्फोरस की हैं, एक बार देख लीजिए। Yes, next about red phosphorus. C, रेड फॉस्फोरस के लिए क्या याद रखना है, देखिए रेड फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस से ही बनाते हैं। When white phosphorus is heated at 540 to 570 Kelvin temperature in presence of CO2 atmosphere, या तो CO2 का एटमॉस्फेयर देंगे या फिर कोल गैस का एटमॉस्फेयर देंगे, ठीक है बेटा। तो व्हाइट फॉस्फोरस से क्या बन जाएगा, रेड फॉस्फोरस बनेगा। एलोट्रॉपिक कन्वर्जन है, फॉस्फोरस 0 में ही है, कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं, कोई ऑक्सीडेशन नहीं। सिर्फ क्या हुआ है, ये जब हीट कर रहे हैं इस तरीके से और इनर्ट एटमॉस्फेयर दिया गया है, इनर्ट एटमॉस्फेयर इसलिए दिया गया है कोल गैस या फिर CO2 का, जिससे कि ये कि रिएक्ट ना करे, अगर ऑक्सीजन मिल गई तो तुरंत ऑक्साइड बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम ये इसको इनर्ट एटमॉस्फेयर देंगे। और जब हीट करते हैं तो एक PP बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और फिर ये इस तरह से इनफाइनाइट चेन स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, one of the PP bond breaks and it forms this structure like this. तो रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर चेन स्ट्रक्चर है, और जब लीनियर चेन स्ट्रक्चर में जा रहा है तो ये एंगल स्ट्रेन भी कुछ कम हो गया, ये नियरली 92 डिग्री के आसपास रहता है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन कम है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी व्हाइट फॉस्फोरस से कम हो जाती है, ठीक है। It is less reactive than white phosphorus. ठीक है, और क्या बात हमको इसकी पता रहनी चाहिए, व्हाइट फॉस्फोरस से कैसे डिफर करेगा, जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है। देखो इसको कहाँ यूज करते हैं, यूज्ड इन मैच इंडस्ट्री। मैच बॉक्स पर जो रेड कलर का सब्सटेंस है वो क्या है, दैट इज रेड फॉस्फोरस। मैच स्टिक के ऊपर भी रहता है, आपको पता है कि वो रखे फायर कैच नहीं करता, जब हम उसको स्ट्राइक करते हैं तब जाके वो फायर कैच करेगा। तो यूज्ड इन मैच बॉक्स इंडस्ट्री एंड व्हाट, इट इज नॉन पॉइजनस, ये पॉइजनस नहीं होता। देखिए व्हाइट फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस दोनों मैच बॉक्स इंडस्ट्री में यूज होते हैं, लेकिन ये इसका प्रेफरेंस थोड़ा सा इसको ज़्यादा मिलता है।
नॉन पॉइजनस है और ये इनसॉल्युबल रहेगा इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। दैट मीन्स कार्बन डाइसल्फाइड में इनसॉल्युबल है, तो ये भी एक इसका डिस्टिंक्शन पॉइंट हो जाता है कि जिससे हम पता लगा सकते हैं। और दूसरा कि ये नॉन पॉइजनस हो गया, इनसॉल्युबल, इट डज नॉट रिएक्ट विद एनी OH, डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड and does not show phosphorescence, bad conductor of electricity also, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको रेड फॉस्फोरस की पता होनी चाहिए। डन। और स्पेसिफिकली इस रिएक्शन से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये रेड फॉस्फोरस है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए कि जो वर्कर्स मैच बॉक्स इंडस्ट्री में काम करते हैं वहाँ पे वाइट फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस दोनों यूज होता है। रेड फॉस्फोरस वाइट से रेड भी कन्वर्ट किया जाता है। तो उन वर्कर्स को यूजुअली एक डिजीज हो जाती है फॉसी जॉ, ठीक है। कौन सी डिजीज हो जाती है? फॉसी जॉ डिजीज, राइट। फॉसी जॉ डिजीज क्या है कि उनके जॉ बोन्स वीक पड़ जाते हैं। जॉ बोन्स वीक होने की वजह से उनके टीथ जो है क्रम्बल डाउन होके पाउडर जैसे टूटना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पूरा उनका जॉ वीक पड़ता है और इसको बोलते हैं फॉसी जॉ डिजीज, राइट। तो ये रेड एंड वाइट की बातें हो गई। अब ब्लैक को देख लेते हैं। ब्लैक फॉस्फोरस में क्या स्पेशल बातें हमें पता होनी चाहिए, आइए देखिए। नेक्स्ट, ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस का प्रिपरेशन भी वाइट फॉस्फोरस से ही किया जाता है। वाइट फॉस्फोरस 1570 केल्विन पर हम जब इसको वाइट फॉस्फोरस को हीट करेंगे, लेकिन 4000 to 12,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाता है, मच हाई प्रेशर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में वाइट फॉस्फोरस किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट होता है। ये बात ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ब्लैक फॉस्फोरस आप समझ रहे हैं कि प्रेशर दिया गया है, तो प्रेशर देने की वजह से जो एक और PP बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और फॉस्फोरस इस तरह से कि कुछ इस तरह से जिगजैग स्ट्रक्चर इसका एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो जिगजैग स्ट्रक्चर बन जाता है ब्लैक फॉस्फोरस का। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है? पॉलीमेरिक। और पॉलीमेरिक होने की वजह से ही ये इट इज मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ फॉस्फोरस। ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ फॉस्फोरस इज ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। प्रीवियस IIT क्वेश्चन है बेटा ये, थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ फॉस्फोरस इज व्हाट? इट इज ब्लैक फॉस्फोरस, राइट। तो ये एलोट्रॉप्स हो गए फॉस्फोरस के। तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये इतनी पार्ट को, एलोट्रॉप्स को फॉस्फोरस के अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए NCERT से। और कि इस अच्छा हाँ, इसमें एक मेटलिंग लस्टर भी रहता है। ये भी कुछ और ऐसे एडिशनल पॉइंट्स आपको अगर मिलेंगे तो वो देखते जाना है, नोट्स में भी मिलेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स डिस्कस करने वाले हैं, ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच क्लास, थैंक यू ऑल।